बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन स्टोरीज पर बात करेंगे उसमें मुल्क में जो डॉलर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन है और उसके नतीजे में जो डॉलर है वो हमें ज़मीन बोस होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब डॉलर के खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू होता है उसके आगाज़ के साथ ही हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी को भी झटके लगने शुरू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है उसमें पाकिस्तानी रुपए की कदर बेहतर होना तो बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन इसके असरात अफगान करेंसी पर क्यों पड़ रहे हैं? ये वो एक अहम बुनियादी सवाल है जो एक दूसरे सवाल को जन्म देता है कि पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान की तरफ हो रही है। और जब हम बात करते हैं स्मगलिंग की, इन दिनों हमें ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है या जो अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो कोई बहुत आइडियल सिचुएशन में नहीं है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अफगानों की दहाइयों तक जिसे कहते हैं कि मेज़बानी की है और अब भी 5 मिलियन अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में अमन के लिए जो कोशिशें हों उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद हमें यह नज़र आता है कि वहाँ से काबुल से इस्लामाबाद के लिए वो गर्मजोशी ना गुज़िश्ता हुकूमत में थी ना अब नज़र आती है। उसकी वजूहात क्या है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और तीसरे सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे क्रिकेट की स्टोरी की, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। ये क्या हुआ, गलत फैसला मैनेजमेंट का था, टीम मैनेजमेंट का या पीसीबी का, लेकिन जो भी हुआ उसके नतीजे में एक बुरी शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आई और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आज आया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉलर की स्टोरी से और ये मिलियन डॉलर सवाल सबसे पहले तो मलिक बोस्तान साहब के सामने रखना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह और फ़ारूक सलीम साहब भी होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मिलियन डॉलर सवाल मलिक बोस्तान साहब के सामने। सर, डॉलर अब जहाँ पर है 300 से नीचे आ चुका है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में, मज़ीद मलिक बोस्तान साहब कहाँ तक नीचे जा सकता है और ये क्रैकडाउन कब तक जारी रह सकता है? देखो जी, ये इंशाल्लाह उम्मीद है 270 से बढ़ के 4 जुलाई को ये 270 था और बढ़ के ये गया 340 पे और वापस अभी 300 से कम हो गया। आज प्री मार्केट में 295 और 298 की ट्रेड हो रहा है और इसका अगला टारगेट यही है, 270 में तो जाना ही जाना है इसने। लेकिन जो कल स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का इजलास हो गया जिसमें फैसला किया कि डॉलर जब तक 250 का नहीं होगा ये क्रैकडाउन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा और ये इसी तरह अगर जारी रहता है तो मैं समझता हूँ 250 तक बड़ा आसानी से चला जाएगा और ये पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, कारोबार में इजाफा होगा। तो ये हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की थी। इस वक्त जो ब्लैक माफिया है पूरी मार्केट की मैशत को, रुपए को, अजनास को इन्होंने जखीरा करके यरगमाल बनाया हुआ है और जब चाहते हैं किसी सट्टा करके चीज का रेट बढ़ा देते, चाकत पैदा करते के खिलाफ क्रैकडाउन के उसका नतीजा आपके सामने आज अल्लाह का शुक्र है हर चीज की कीमतें कम हो रही हैं। आने वाले वक्त में जो जो डॉलर के रेट कम होगा और उसके साथ ही बिजली का, पेट्रोल का, हर चीज का रेट, इन्फ्लेशन कम होगा और ये सारी मैं समझता हूँ क्रेडिट आर्मी चीफ हो जाते हैं जिन्होंने बर वक्त फैसला किया। मलिक बोस्तान किसी साहब, को आपने कहा कि ब्लैक मार्केट की आपने बात की, पाकिस्तान में ठीक है डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, डॉलर की कीमत नीचे आई, पाकिस्तानी रुपया ऊपर गया और जाना चाहिए, लेकिन इस सारे क्रैकडाउन के नतीजे में हमें नजर आता है कि अफगान करेंसी को भी झटके लगने शुरू हुए। तो आप जिस ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में जो डॉलर है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है? देखो जी, ईरान और अफगानिस्तान दोनों जगह जा रहा है। वहां से जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी के सारे वो पाकिस्तानी रुपया नहीं जाता, डॉलर जाता है क्योंकि सही। बार्टर ट्रेड में होता ही है कि हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं, तो वो सब हमारा डॉलर ब्लैक मार्केट से उठा के दे जाते हैं। अब जब से दोनों बॉर्डर सील है आपने देखा सारा डॉलर की बायर ही नहीं है, जो थे वो भागे हुए हैं, उनके पास क्रैकडाउन जारी है। और आज आपने खबरों में सुना होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है जो कि इस वक्त 78 एक्सचेंज कंपनी और जो थे बैंक वो मिले हुए थे और उसमें ब्लैक इलीगल मनी चेंजर और वो उन्होंने पूरी ब्लैक मार्केट पैरेलल निजाम बनाया हुआ था और उनके लाखों में पैसे उनके लाकर सील कर दिए गए और उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर और मिलियन ऑफ रुपीज उसमें छुपा के रखे हुए हैं। अब देखो क्या निकलता है उनमें से। तो ये और किसी घर में भी छापा मारा है जो कि ये मनी इलीगल गैर कानूनी मनी चेंजर का फ्लैट था, वहां से भी बड़े पैमाने में, जैसे अभी पिछले दिनों इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा लेकिन मलिक बोस्तान साहब, एक सवाल आपसे आगे चल के रखूंगा, चाहूंगा कि फारूक सलीम साहब को गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू करूं। फारूक साहब, आपके ख्याल में जो एक्शन अब लिया गया है वो आज से 16 माह पहले भी हुकूमत ले सकती थी? एफआईए वही एफआईए है, बॉर्डर पे मौजूद कस्टम्स वही कस्टम्स है, कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट से इंटरिम गवर्नमेंट का ट्रांजिशन हमने देखा, लेकिन अब कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क हमें नजर आ रहा है उसी एफआईए और कस्टम से।
आप कैसे देखते हैं इस क्रैकडाउन को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में एक तो तफरीक करना और तफरीक को सामने रखना बड़ा जरूरी है। जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं जहां से डॉलर स्मगल होता है वो ओपन मार्केट है। इंटरबैंक मार्केट से कोई डॉलर स्मगल होने का कोई चांस नहीं होगा। जो ओपन है वो कोई 25-30 मिलियन डॉलर से रोजाना की ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। मुकाबलतन बहुत छोटी मार्केट है। जो मार्केट है वो लगभग 350-400 मिलियन डॉलर की रोजाना की मार्केट है। तो स्मगलिंग का इम्पैक्ट है या वो बेहतर होना क्रैकडाउन के नतीजे में वो सिर्फ ओपन मार्केट में होता है, उसका इंटरबैंक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। दूसरी है कि इक़दामात और पॉलिसी इन दोनों में तफरीक करना जरूरी है। ये जो बात कर रहे हैं, जो स्मगलर्स के खिलाफ है एक्शन हो रहा है, जो मनी चेंजर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है, जो सट्टाबाजों के खिलाफ हो रहा है, ये इक़दामात जिनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इक़दामात की एक लिमिट होती है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो लिमिट अब हमने हिट कर दी है। इसके नतीजे में हमने देखा कि 25-26 रुपया जो है उसकी डॉलर के सामने मजबूत हो गई है। लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है वो आउटर लिमिट जो है। सर, आपके ख्याल में हमने अगर लिमिट हेड कर ली है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की, तो व्हाट्स पॉलिसी यू सजेस्ट? अब आ जाए पॉलिसी के ऊपर। ये सारे इक़दामात थे। पॉलिसी का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको किस तरह बढ़ाना, हमारी जो रेमिटेंस हैं उनमें इजाफा किस तरह करना है, और सरमायाकारी जो डॉलर की मद में आती है या डॉलर की शक्ल में आती है उसको किस तरह बढ़ाना है। वो तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो इंटरबैंक में अपना रोल प्ले करते हैं, और वो असल पॉलिसी है। वो इक़दाम नहीं है, वो पॉलिसी है। अभी तक जो हमें नजर आया है वो इक़दामात की शक्ल में नजर आया है। फर्रुख सलीम साहब, आपको यहाँ एक मिनट के लिए रोकूंगा। मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के पास जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन फर्रुख सलीम साहब ने एक बात की है, मैं चाहूंगा कि आप वजाहत करें। वो समझते हैं कि 25-30 रुपए आप ओपन मार्केट में जितना कंट्रोल कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने कर लिया, लेकिन अब आपको पॉलिसीज बेहतर करनी होंगी तभी नीचे जाएगा। आप कह रहे हैं कि 250 तक जाएगा, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से और जो क्या ये क्रैकडाउन है इसी से जाएगा या पॉलिसीज को बेहतर करना पड़ेगा? क्रैकडाउन जो है जो मार्केट में हुआ है लेकिन अभी बैंकों के अंदर नहीं हुआ है, और जो फिजिकली स्मगलिंग है वो बाहर तो नजर आ रही है, क्योंकि हमारा ईरान और अफगान बॉर्डर बदकिस्मती से वो इकोनॉमिक सेक्शन है और जो भी चीजें हम बेचते हैं वो डॉलर के बदले में जाती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर अंडर इनवाइस ओवर इनवाइस करते हैं वो किसी के नजरों में नहीं, वो इनसे कई गुना ज्यादा है। सही। वो इम्पोर्टर अभी पीछे आपने देखा कस्टम वालों ने पकड़े हैं कुछ लोगों को, जो कि सोलर जिस चीज पे ड्यूटी जीरो करती है गवर्नमेंट, इस उम्मीद पे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठाएं। और हमारे इसमें इम्पोर्टरों का तो एक माफिया ऐसी है कि वो ओवर इनवाइस कर देती है। जैसे सोलर की एक इनवाइस इम्पोर्टर ने एक ही कंपनी की $10 की बनाई है और उन्होंने एक ने $50 की बनाई है, यानी कि $40 पर वो जो तो आप भी वही इंटरबैंक वाली बात कर रहे हैं किसी हद तक जो फर्रुख सलीम साहब कर रहे थे। जी, उसमें भी काबू पाना जरूरी है। जो अंडर और इनवाइस के मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेड के जरिए होती है, ये सबसे ये तो मिनटों में हो जाती है। ये जो फिजिकली लॉन्ड्रिंग है ये बहुत बड़ी मुश्किलों से होती है और बड़े उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये जो है ये तो बस इन्होंने ऐसा माफिया वजूद में आ चुकी है जो पूरी कौम को जो है सिकिया धरे ऐसी लोगों का है जो कि पाकिस्तानी रुपये को कमजोर करने में, और वो लोग हुंडी हवाले से जो लोग कर रहे हैं वो भी इनमें शामिल है। और इस वक्त मैं बताऊं पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है। पिछले 30 साल में रिकॉर्ड $180 अरब बैंकों से, पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में गए, तो हमारे कर्ज $130 अरब। मलिक बोस्तान साहब, आप कह रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व्स कम नहीं है और हमारे पास मौजूद है, और अल्लाह करे कि ये चीजें मौजूद रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ होंगे। मलिक बोस्तान साहब का शुक्रिया करूंगा और गुफ्तगू का आगाज यहीं से दोबारा करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बगैर कोई तहमीद बांधे चाहूँगा कि ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब की तरफ जाऊँ और उनसे बात करूँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, बावजूद इतनी मेज़बानी के, बावजूद इतनी फैसिलिटेशन के, हमें वो गर्मजोशी और वो हमदर्दी
काबुल से इस्लामाबाद के लिए नज़र नहीं आती, जो इस्लामाबाद काबुल के लिए गुज़िश्ता कई दहाइयों से दिखा रहा है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पर, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर। सर, आपके ख्याल में वजह क्या है वो गर्मजोशी जो हम इस्लामाबाद में दिखाते हैं वो हमें काबुल से नज़र नहीं आती? दरअसल काबुल में या अफगानी जितने भी है वो एहसान फरामोश किस्म के लोग हैं। वो इधर ही हमारे यहाँ फिर रहे होते हैं, लेकिन सामने से तो वो पाकिस्तान को कहते हैं कि बहुत अच्छा मुल्क है, पीछे से जो है वो गालियां देते हैं। तो उनमें वो एजुकेशन, वो वैल्यूज वगैरह नहीं है, और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक ये जो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपया ऐसे चलता है जैसे ये अफगानिस्तान की सेकंड करेंसी है, और उसी पैसे को वो लेके इधर हमारे मार्केट में आते हैं और मार्केट से ओपनली वो चीजें खरीदते हैं और फिर वो अफगानिस्तान ले जाते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दरमियान जो तिजारत है वो एक इनफॉर्मल तिजारत है। ये हमने गवर्नमेंट लेवल जब मैं था वो पूछा था अफगान गवर्नमेंट को, आप क्यों नहीं हमें बता सकते कि आपको कितनी गंदम की जरूरत है, और वो गंदम हम आपको सप्लाई कर देंगे, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में करनी होगी। उनके जो अफगानी हैं वो आके ओपन मार्केट में गंदम खरीदते हैं और पाकिस्तानी रुपए उन्हें ये भरे होते हैं, और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपया जैसे मैंने कहा है कि उनके मार्केट में चलता है। तो एक तरीके से हमें ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है इसका जो वो है, हम कहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ठीक है बढ़ाएं, लेकिन वो जो उसके बदले हमारे आप पास कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ भी जो इनफॉर्मल ट्रेड है अगर हम उसको फॉर्मल ट्रेड करेंगे तो इसका हमें फायदा होगा। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि हम ये देखते थे कि गुज़िश्ता जो अफगान रिजीम थी उसके मुतालिक हम ये कहते थे और बड़े ओपनली कहते थे कि अफगानिस्तान या काबुल में इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे रवैये नहीं रखते, और उनके बयानात भी वैसे ही होते थे। फॉल ऑफ काबुल के बाद एक उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में हालात बदलेंगे, काबुल की जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ बदलेगा, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ हल्के फुल्की मौसीकी के अलावा जो इकदामात करने की ज़रूरत है वो नज़र नहीं आते। खासकर अगर रिसेंट जो वाक़यात हैं, चाहे वो चित्राल के हों या खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वाक़यात हों, जिनमें वाज़े तौर पे नज़र आता है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान गवर्नमेंट सिर्फ एक बयान देकर अपना जान छुड़ा लेती है कि जी हमने हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन हकायक तो उससे मुख्तलिफ है हमारे सामने। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हम अफगानों के साथ रह रहे हैं और हमें किसी खुशफहमी में और अफगानों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों। हम कहते हैं ये गरीब लोग हैं, बस ठीक है ये रहें अपने मुल्क में। इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, इनकी पॉजिटिव वैल्यू कोई नहीं है। हम जो भी इनके लिए करते रहे हैं, या एक हमारी किस्मत है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है, ये हमारी बदकिस्मती है। और जो कुछ भी हम कर सके, क्योंकि हम एक तहजीब तमद्दन का ख्याल रखते हैं, वो यहाँ पर होते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं लेकिन भूखे लोग हैं, सही। इसको खाना खिलाओ, अगर होटल वाला खाना खिलाता है और वो कहता है कि इसके पैसे, तो वो कभी कहते हैं पैसे नहीं है, तो उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो रास्ता पकड़ो। चले ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आपके सामने और थोड़ी देर बाद रखूंगा, चाहूंगा कि फारूक सलीम साहब को शरीक गुफ्तगू करूं। फारूक सलीम साहब, इस वक्त तकरीबन कोई 5 मिलियन के करीब अफगान मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जैसे ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने बताया कि इनफॉर्मल ट्रेड की वजह से भी उसका भी हमें नुकसान होता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान अपनी मईशत की भी कुर्बानी दे रहा है, तमाम चीज़ों की कुर्बानी दे रहा है, तो अफगानिस्तान के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन आप समझते हैं कि वाइबल होगा? इनफॉर्मल ट्रेड को फॉर्मल ट्रेड में तब्दील किया जाएगा तो कोई बेहतरी आ सकेगी ताल्लुक में, या आप समझते हैं कि ये इकॉनमी के फैसले हम अफगानिस्तान के साथ इतना आइडियली नहीं कर सकते? देखिए, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से
उनसे बेहतर तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं नेबरिंग से ज्यादा जो माशी रिश्ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, माशी रिश्ते हमेशा दुनिया में आप देखें कि जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनकी आपस में तजारत जो है वो सबसे ज्यादा होती है बामुकाबला जो नेबरिंग कंट्रीज नहीं होती। दुनिया की जो सबसे बड़ी तजारत है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, क्योंकि वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। और फिर मईशत में एक असूल ये है कि जब सिर्फ मुल्क तरक्की नहीं करते, पूरे खित्ते तरक्की करते हैं। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए, ये पूरा खित्ता तरक्की करेगा जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, सब सारे मुल्क तरक्की करेंगे। जी सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, खित्ते तरक्की करेंगे अगर आजाद तजारत हो जाती है। अभी जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान से गंदम स्मगल हो रही है या पाकिस्तान से चीनी स्मगल हो रही है, हम इसको स्मगलिंग कहते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट में नहीं बदल सकते। यानी कि अगर पाकिस्तान में इनफ गंदम हम उगाने के काबिल रहते हैं, अगर हमारे पास चीनी उगा सकते हैं, तो फिर हम इसको स्मगलिंग की जगह इसको ऑफिशियल ट्रेड करार दे दें, और उससे फिर आपके जो है वो तजारत की फिगर्स बढ़ने लगेंगी। इसी तरह इंडिया के साथ जो तजारत है स्मगलिंग की जगह सारी ऑफिशियल होनी चाहिए। मैं तो बुनियादी तौर पे ये समझ नहीं पाता कि जब पाकिस्तान से चीनी अफगानिस्तान जाती है तो हम उसको स्मगलिंग क्यों कहते हैं। जब पाकिस्तान से कपड़ा बिका जाता है तो उसको तो हम एक्सपोर्ट कहते हैं, तो इसको भी हमें एक्सपोर्ट बना देना चाहिए और तजारत जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है उसको खुला छोड़ देना चाहिए और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहना चाहिए बजाय स्मगलिंग के। अच्छा, आप समझते हैं कि फिर जो रीजन के दीगर ममालिक है तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप इनफॉर्मल ट्रेड की बात कर रहे थे। फर्रुख सलीम साहब ने कहा कि अगर जो सामान अफगानिस्तान जा रहा है उसे स्मगलिंग के बजाय फॉर्मली ट्रेड की जाए, तो वही आप वाली बात आ रही है। जैसे आपने कहा कि उन्हें जितनी गंदम की जरूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को दोबारा नेगोशिएट करना चाहिए काबुल इंतजामिया के साथ? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जब आप इसको बिल्कुल बंद करेंगे, देखिए हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रीज है, अस्करी सीमेंट है फलाना। अफगानिस्तान का एक वफ्द आया और मुझे कहा कि आप बीच में पड़े और हमारे लिए सीमेंट खरीदे। मैंने कहा ठीक है, मैंने अस्करी सीमेंट से बात कर ली। उन्होंने कहा कि $50 फी टन जो है, और पैसे जो है आप जिम्मेवार होंगे, आप LC अकाउंट खोल लें, और मैं खोल दिया। उनको कहा कि डॉलर लाओ और इसमें डालो, और 50 जो कम से कम कीमत है वो आपको दे रहे हैं $50 पर टन, और आप खुद जाके फैक्ट्री से सीमेंट जो है वो लोड करेंगे और अफगानिस्तान ले जाए। वो कहते हैं इधर बाजार में हमें मिल जाता है। मैंने कहा बाजार में तो उसमें मिक्सिंग हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। तो आप बेसिकली ये है कि इसको फॉर्मली, यानी आप कहते हैं कि आप इतने डॉलर लाएं, वो रखें ताकि पाकिस्तान का जो मईशत है ये संभल जाए। ये नॉट ओनली कि वहां से डॉलर आ नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे किसानी में जो है बहुत बड़ी मार्केट। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, खासकर इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है हम देखते हैं। गो के ईरान भी एक बिरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसी हद तक उनके साथ भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ जिसे कहते हैं अच्छे ताल्लुक हो सकते हैं। वहां से भी चीजें स्मगल होके आती हैं, यहां से भी जाती हैं, ओपन सीक्रेट है हमारे सामने। लेकिन एटलीस्ट ईरान की सरजमीन से अगर कोई दहशतगर्दी का इक्का दुक्का, इन दिनों में जो वाकयात कुछ बलूचिस्तान में हुए उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन कोई ऐसी पैटर्नाइजेशन हमें नजर नहीं आती या स्टेट ऑफ डिनाइल हमें नजर नहीं आता जो हमें अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत में नजर आता है। आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा मसला वो जो टेररिज्म KPK में हो रही है और उसके लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है, वो बड़ा वजह है पाकिस्तान में इस्लामाबाद और काबुल में रंजिशें बढ़ाने का? दरअसल इनमें जो है बहुत फर्क है। ईरान के जो बड़े लीडर हैं, एक दफा उनसे पूछा हमने कि ये, उन्होंने कहा ये बड़े सुस्त आदमी हैं, इन्होंने अभी तक अफगानिस्तान के लिए कोई इस्लामी मॉडल ही नहीं बनाया। ईरान ने बनाया हुआ है, वो उसको पता नहीं कोई
फकीर कहते हैं ये निज़ाम है हमारा। अभी ये जो है ये सुन्नी लोग हैं हमारे अकीदे के बराबर, ये कोई बनाए तो सही कोई जिससे हुकूमत चले, हर एक को पता हो, सिर्फ एक शूरा बैठा हुआ है, वो जो कहे वही कानून होता है और कोई कानून नहीं है। तो उनके काफी सारे उसकी वजह से आप समझते हैं कि वहां पे अभी तक कोई निजाम नहीं है, तो मसाइल मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा क्रिकेट की स्टोरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे एशिया कप की, और एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक बुरी शिकस्त हुई। इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं? क्या टॉस का फैसला गलत था, टॉस के बाद कप्तान का, या फिर बारिश ने ये सब कुछ किया? कहां पर गलती हुई पाकिस्तान से कि वर्ल्ड कप की तैयारियों को तो छोड़ें, अब एशिया कप में रहना भी जिसे कहते हैं वो 92 के वर्ल्ड कप की तरह इफ एंड बट्स पे चला गया। डॉक्टर नौमान नियाज स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, और सैयद याया हुसैनी दोनों हमारे साथ हैं। दोनों के सामने ये सवाल रखूंगा। नौमान नियाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल के मैच को देखते हुए आपको लगता है कि कहाँ गलती हुई या गलतियों के अंबार लगाए हमने? पहले तो बहुत बेहद शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दी, मदऊ किया। थैंक यू। मेरे ख्याल में याया भी यहाँ पे मौजूद हैं और मेरा बड़ा सलाम उनको। याया इज अ गुड फ्रेंड। बात बड़ी सिंपल सी है जी कि आपने टीम ही सही सेलेक्ट नहीं की हुई। जहाँ पे पूरी दुनिया वनडे इंटरनेशनल में 50 ओवर्स के मैचेस में स्लो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स, आज आपने दुनित वाला लागे की बॉलिंग भी देखी होगी, 5 आउट कर दी उन्होंने। एक साल पहले वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और आज उन्होंने दुनिया के टॉप प्लेयर्स को आउट किया। सो आपने एक स्लो लेफ्ट आर्म मोहम्मद नवाज रख के उसको अगर नहीं खिलाना और फहीम अशरफ को खिलाना है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एक रीजन नहीं समझ आया। फिर अगर शादाब खान का आपको आइडिया है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेले हुए और वो लंबी बॉलिंग नहीं करते, वनडे क्रिकेट इज नॉट T20 क्रिकेट। T20 में वो शायद बेहतरीन पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन वनडे में वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए हैं एज ए बॉलर। छठा बॉलर तो वो हो सकते हैं, 5वां मेन स्ट्राइक बॉलर नहीं हो सकते। ही कैन प्ले एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद आपने अगर आप देखें आपकी जो बैटिंग है वो सारी मोनोटनस है। मोनोटनस यानी कि एक ही तरह के बैट्समैन हैं और बीच में आपने ब्रेक नहीं दी। नंबर 4 आपका डिफाइन नहीं है। इफ्तिखार क्या टॉप स्लो लेफ्ट आर्म बैट्समैन के अगेंस्ट खेल सकता है? नंबर 4 पे नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक और हिट और वाला फखर है। जमान और फखर जमान मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है, मुसलसल आप उसे खिलाए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि फखर आपका वाहिद, आप हैरान होंगे, ठीक है उसने रन नहीं किए पिछले 6-7 मैचेस में, लेकिन वो आपका वाहिद एक्स फैक्टर है जो वनडे क्रिकेट में मैच विनर हो सकता है। सही, मतलब आप कह रहे हैं, आप अगर नौमान साहब कहूँ, आप ऐसे कह रहे हैं कि वो आज के दिन के हमारे शाहिद आफरीदी हैं, या आप एग्री करेंगे डॉक्टर नौमान ने जो कमेंट्स किए हैं उनसे, या आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट होगा इस पे? सबसे पहले तो डॉक्टर नौमान नियाज को वालेकुम अस्सलाम। शाहिद रिन साहब, मैं एग्री नहीं करूंगा, मैं इनकी तमाम बातों पर बिल्कुल लब्बैक कहूंगा, ईमान लेकर आऊंगा मैं इनकी बात पर। इन्होंने वो बात की है जो कि सब हर पाकिस्तानी के दिल की बात है, और नौमान साहब सिर्फ आपकी शो में ये बात नहीं कर रहे, पिछले 6 महीने से यही गुफ्तगू कर रहे हैं राशिद लतीफ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पॉट बिहाइंड में, और जहां जब इनको मौका मिलता है यही आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नौमान नियाज साहब से आप जब अगला सवाल करेंगे उनसे ये सवाल जरूर ऐड कीजिएगा कि लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, तो टेलीविजन पर हर चैनल के ऊपर एक बैठक लगती है, लोग बात करते हैं और कम देश वो यही बातें कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हमारे पास जो प्लेयर हैं उनकी मेंटालिटी ये है कि अपने लिए खेलो, उनकी मेंटालिटी ये है कि अपने 50 करो। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। हम मिनोस के साथ खेल रहे थे, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, स्कॉटलैंड के खिलाफ हम अपने खिलाड़ियों को बाहर बैठाने के लिए तैयार नहीं थे, बेंच को टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्हीं के खिलाफ तो परफॉर्म करके हम बड़े बड़े मैचों में खेलेंगे। वो छोटी टीमों के खिलाफ होता ये था कि वो छोटी टीमें जो है वो नीचे लग जाती थी, और क्योंकि उनके पास आधे तीतर आधे बटेर होते थे, आप अपने मेन प्लेयर के साथ उनको कैप्चर कर लेते थे, ग्रैब कर लेते थे। लेकिन ये बड़ी टीमें आपको ये मौका फराहम नहीं करेंगी। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर पिछले 3 साल से जिस तरह बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मातम है, पाकिस्तान में इस वक्त सफे मातम बिछी हुई है। भारत के खिलाफ 228 रन की शिकस्त पर
और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया। भाई ऐसे प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड को ले जाकर हमने OLX के ऊपर देखना है। अच्छा, इसमें याया एक चीज है, बाबर एक बहुत अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन अगर वो एक अच्छे कप्तान नहीं थे तो उन्हें टीम में रखा गया, कप्तान चेंज कर लिया गया। पाकिस्तान में क्यों ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता? आज दरअसल ये है शाहिद रिन साहब के ऐसे फैसले होते रहे हैं, और जब पानी पुलों के नीचे से गुजर जाता है तो उसके बाद फिर हम सोचने लगते हैं। बाबर आजम अच्छे बैट्समैन हैं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब आप उनको कप्तानी से निकालेंगे, उनका मोराल इतना नीचे कर देंगे, वो ड्रेसिंग रूम में अपनी जगह तलाश करने लगेंगे, बाबर आजम के सोचने लगेंगे कि यार हर कोई मेरे आगे खड़ा नहीं होता था, अब हर कोई मुझे जवाब दे रहा है। उनकी कारकर्दगी इससे मुतासिर होगी। बात दरअसल ये अच्छा क्रिकेटर अच्छा कप्तान नहीं हो सकता, अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच नहीं हो सकता। लेकिन याया आप जो बात कर रहे हैं उस सूरत में तो फिर वर्ल्ड कप तक बाबर ही कप्तान है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में फिर कप्तानी इसी तरह वर्ल्ड कप तक चलेगी? नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल इनको कप्तान रखना चाहिए। 3 साल में जो इन्होंने बोया है, इन्हीं को काटने दें। आप किसी और को फसल काटने के लिए क्यों बुला रहे हैं? क्यों उसके कंधों पर आप ये सारा मलबा डाल? चले डॉक्टर नौमान साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। याया भाई, अच्छा, इसमें मैं याया से टोटली एग्री करूंगा जी। मुझे बाबर की कप्तानी की फिक्र नहीं है। टॉस जीत के इंडिया को पहले खिलाना, चाहे वेदर की वजह थी या जो भी रीजन था, वो एक जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। 228 रन से मैच हारना, मैच हार जीत होती रहती है, बट उसने आपको एक्सपोज किया। मैं बहुत खुल के बात करूंगा कि आपके फेवरेट्स हैं। अब मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में नहीं आता था, आपने उसको खिला दिया श्रीलंका के अगेंस्ट, जहाँ पे वो जो वाइट बॉल है, लिस्ट ए है, 56.5 की एवरेज से वो खेलता है, उसका स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है, और बेसिकली कहा जाता है कि टेस्ट के लिए शान मसूद एक अच्छे खिलाड़ी थे। नो, अब आगे आए आप जरा, साउथ शकील क्यों नहीं खिलाया जा रहा? उसको एक मैच आपने खिलाया, इंजमाम ने उसको एशिया कप के लिए ऐड किया, उसने 2 चौके मारे, उसके बाद बाहर हो गए, क्योंकि आपके विद इन द टीम जो है वो ग्रुपिंग्स हैं और आपके फेवरेट्स हैं। अब साउथ इसमें खेलता था। इफ्तिखार क्या नंबर 4 खेल सकता है? सलमान अली आगा क्या है, ऑफ स्पिनर खेल सकता है। आपका ऑफ स्पिनर कौन है? स्लो लेफ्ट आर्म कौन है? तो ये फेवरेट्स की वजह से अगर आप माइल्ड ट्विकिंग करें, अब मैं 4-5 नाम लूंगा। एक साउथ शकील हो गया, एक अपना ये शान मसूद हो गया, 2, तीसरा मोहम्मद नवाज आपके पास टीम में बेंच में, आपने उसको बर्बाद करके रख दिया। 3 अमाद वसीम, क्योंकि आपकी बनती नहीं है, तो आपने उसकी ये नहीं देखा कि यूटिलिटी कितनी है। 50 ओवर्स की क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। 4, तो ये अगर लड़के आप माइल्ड सी ट्विकिंग करें, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो, तो उसके बाद आप मैच, मेरी तरफ से सारे मैच हार जाएं, लेकिन कम से कम यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप विद द बेस्ट टीम जो आपके पास है। वो अब आप नहीं खिला रहे, क्योंकि आपके दिमाग में भी बहुत सारे फतूर हैं। अच्छा, याया, आप एग्री करेंगे डॉक्टर नौमान साहब ने जो डायग्नोसिस दी हैं, और जिसे कहते हैं कि अगर वर्ल्ड कप से पहले ये डायग्नोसिस कर ली जाए तो कुछ नताइज बेहतर हो सकते हैं, कुछ बीमारी कम हो सकती है? शाहिद भाई, मैंने पहले ही कहा कि जितनी बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मैं उनकी हर बात पर ईमान लेकर आ गया हूँ। वो जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त जबान ज़दे आम है। सही भाई, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब ने ये जो बात की है, बिल्कुल अगर इनके पास कोई मरीज आखिरी स्टेज के ऊपर भी आता है, तो बतौर डॉक्टर साहब जो है उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि डॉक्टर साहब उसको बोलेंगे भाई आप तो कल कब्र में जा रहे हैं। सही। तो यही डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई बात दरअसल ये 228 रन से आप हार गए, कहीं पे जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन जो डायग्नोसिस उन्होंने 4-5 चीजें प्रिस्क्राइब की हैं, आप उनसे एग्री करते हैं या 30 सेकंड्स? शायद नहीं, यही आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल टोटली 100% मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। आप लड़के तो हारते, आप ऐसे हारते कि इंडिया को भी पता चलता कि उन्होंने किसके साथ मुकाबला किया है। 3 दिन पहले तक इंडिया वाले आपसे डर रहे थे और आज आप उनसे डर। ठीक, थैंक यू। याया हुसैनी और डॉक्टर नौमान नियाज साहब दोनों ने अपनी राय दी गुज़िश्ता रोज के मैच पर, और बात वही है कि हारने का अफसोस नहीं है, लड़कर हारते ज़रूर। आप हमारा कल भी फ़ख्र थे, आज भी फ़ख्र हैं और कल भी होंगे। नाजरीन, एक और स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, और जाने से पहले चाहेंगे कि वो फैसला आपके सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के तहत दी गई जो सज़ाएं हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के बायस दी गई थी, और इस केस में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की जो सज़ाएं, उनकी बरतरफी की अपील खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला एक बड़ा वाज़े पैगाम देता है, और ये पैगाम उन शरपसंद कुव्वतों के लिए है जो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत जो फैसले किए जाते हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं, या जो उनके जो कवानीन के प्रोसीजर्स हैं वो पूरे नहीं किए जाते। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर सख्त की है
कि आर्मी एक्ट के तहत जो फैसले किए गए उसमें तमाम जो कानूनी लवाजमात थे वो पूरे किए गए और उसके बाद ये सजाएं दी गई हैं। और इन सजाओं को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आज मोहर जब्त की है कि आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं दी जाती हैं वो प्रोसीजर कंप्लीट करके दी जाती हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।